नमस्कार। आज हम एक बड़े ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं कि सजीव मतलब जानवर और पौधे अपने आसपास की दुनिया को कैसे महसूस करते हैं और उस पर प्रतिक्रिया कैसे देते हैं। जी बिल्कुल। इसे जीव विज्ञान में नियंत्रण और समन्वय कहते हैं। मतलब बॉडी अपने अलग अलग हिस्सों के काम को कैसे कंट्रोल करती है और उनमें तालमेल कैसे बिठाती है। हाँ, और हमारे पास कुछ अच्छे स्रोत हैं जिनसे हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये पूरा जटिल सिस्टम आखिर काम कैसे करता है। जैसे हम सोचते हैं कि मान लीजिए कोई गर्म चीज है, हमने छुआ और एकदम से हाथ पीछे खींच लिया। ये इतनी तेजी से कैसे होता है? या कोई जानवर है, वो शिकार देखता है और तुरंत हरकत में आ जाता है। ये सिर्फ हरकतें नहीं है, ये तो पर्यावरण के बदलाव का जवाब है। पर सवाल यह है कि ये सब इतने सटीक ढंग से कंट्रोल कैसे होता है। बिल्कुल सही सवाल है, और यहीं पर नियंत्रण और समन्वय का आप कह सकते हैं जादू काम करता है। देखिए, जो बहुकोशिकीय जीव हैं, जैसे हम इंसान या दूसरे जानवर, उनमें इसके लिए खास सिस्टम होते हैं। अच्छा, हाँ, जानवरों में मुख्य रूप से दो चीजें ये काम संभालती हैं। एक तो है तंत्रिका तंत्र, यानी हमारा नर्वस सिस्टम, और दूसरा है पेशी ऊतक, मतलब हमारी मांसपेशियां। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम से शुरू करते हैं। ये काम कैसे करता है? जैसे हमें पता कैसे चलता है कि कोई चीज गर्म है या ठंडी? देखिए, हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, त्वचा, नाक, जीभ, आंखें, कान, इनमें खास तरह की कोशिकाएं होती हैं। इन्हें हम तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन्स कहते हैं। न्यूरॉन्स, हाँ। हाँ, तो ये न्यूरॉन्स एक तरह से जासूस का काम करते हैं। ये पर्यावरण से जानकारी जैसे गर्मी, दबाव, गंध, स्वाद, रोशनी, आवाज, ये सब पकड़ते हैं। और फिर जैसे ही इनको कोई ऐसी सूचना मिलती है, ये उसे एक तरह के बिजली के करंट में बदल देते हैं। इसे हम कहते हैं विद्युत आवेग या इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। ओ, एक करंट जैसा। और ये करंट फिर कहाँ जाता है, कैसे आगे बढ़ता है? ये करंट उसी न्यूरॉन के एक सिरे से, जिसे द्रुमाकृतिक सिरा कहते हैं, शुरू होता है, फिर कोशिका के मुख्य भाग से गुजरता है और फिर एक लंबे तार जैसे हिस्से तंत्रिकाक्ष या एक्सॉन से होते हुए दूसरे सिरे तक पहुंचता है। अच्छा। और उस सिरे पर पहुंचकर ये बिजली का सिग्नल एक रासायनिक सिग्नल में बदल जाता है। ये रसायन दो न्यूरॉन्स के बीच की बहुत छोटी सी खाली जगह, जिसे सिनैप्स कहते हैं, उसको पार करके अगले न्यूरॉन तक सिग्नल पहुंचाता है। सिनैप्स। हाँ। और वो अगला न्यूरॉन या तो कोई दूसरा न्यूरॉन हो सकता है या फिर सीधे वो मांसपेशी कोशिका हो सकती है जिसे हरकत करनी है। लेकिन वो जो आपने कहा गर्म चीज छूने पर हाथ हटाना, वो तो पलक झपकते ही हो जाता है। हाँ। इतनी जल्दी ये सिग्नल जाना, फिर रसायन बनना, फिर आगे जाना, इसमें तो टाइम लगना चाहिए। सोचने का भी वक्त नहीं मिलता। हाँ, बिल्कुल सही कहा। यहाँ पर एक शॉर्टकट काम करता है। इसे कहते हैं प्रतिवर्ती क्रिया या रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन। जी, इसमें सिग्नल दिमाग तक जाने का इंतजार नहीं करता। वो सोचने वाली जटिल प्रक्रिया इसमें शामिल नहीं होती। जैसे ही त्वचा से गर्मी का सिग्नल मिलता है, वो सीधे रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइनल कॉर्ड तक जाता है। दिमाग तक नहीं? पहले नहीं, रीढ़ की हड्डी से ही फौरन मांसपेशी को सिग्नल मिल जाता है कि हाथ हटाओ। इसे प्रतिवर्ती चाप या रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। दिमाग को इसकी सूचना बाद में मिलती है, जब तक हाथ हट चुका होता है। अरे वाह, ये तो कमाल का सिस्टम है। तो फिर अगर ऐसे इमरजेंसी काम रीढ़ की हड्डी ही संभाल लेती है, तो हमारे दिमाग का मुख्य काम क्या है? दिमाग असल में हमारा सेंट्रल प्रोसेसर है, खासकर दिमाग का अगला हिस्सा जिसे अग्र मस्तिष्क कहते हैं। ये सोचने समझने वाला मुख्य अंग है। अच्छा। ये सारी ज्ञानेंद्रियों से आने वाली सूचनाओं को लेता है, उनका मतलब समझता है, उन्हें पहले से मौजूद जानकारी और यादों से मिलाता है और फिर फैसला करता है कि क्या करना है। जैसे हमें कुछ लिखना है या बोलना है या कोई योजना बनानी है। ये सब ऐच्छिक क्रियाएं हैं, मतलब जो हम अपनी मर्जी से करते हैं। ये सब अग्र मस्तिष्क से कंट्रोल होती हैं। और संतुलन वगैरह, जैसे हम चलते हैं या साइकिल चलाते हैं? हाँ, उसके लिए दिमाग का पिछला हिस्सा पश्चिम मस्तिष्क जिम्मेदार है। उसका एक भाग है अनुमस्तिष्क या सेरिबलम, जो शरीर की मुद्रा मतलब पोस्चर और संतुलन बनाए रखने का काम करता है। ठीक है। और कुछ काम ऐसे भी हैं जो अपने आप होते रहते हैं, जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता, जैसे ब्लड प्रेशर, मुंह में लार आना, उल्टी आना। ये अनैच्छिक क्रियाएं कहलाती हैं और इन्हें पश्चिम मस्तिष्क में ही मौजूद मिड्यूला नियंत्रित करता है। तो ये तो हुआ पूरा नर्वस सिस्टम का जाल। क्या जानवरों में समन्वय का कोई और तरीका भी है इसके अलावा? हाँ, बिल्कुल है। एक और महत्वपूर्ण तरीका है रासायनिक समन्वय का, जो हार्मोन्स के जरिए होता है। हार्मोन्स? जी, हार्मोन्स।
ये खास रसायन होते हैं जो ग्रंथियों से निकलकर सीधे खून में मिल जाते हैं और खून के जरिए पूरे शरीर में फैल जाते हैं। अच्छा, इसका कोई उदाहरण? मान लीजिए कोई गिलहरी है और उसे अचानक कोई खतरा महसूस होता है, जैसे कोई शिकारी दिख जाए, तो उसकी एड्रीनल ग्रंथि फौरन एड्रीनलिन नाम का हार्मोन खून में छोड़ देगी। एड्रीनलिन, हाँ सुना है। हाँ, तो ये एड्रीनलिन खून के साथ पूरे शरीर में, खासकर दिल, फेफड़ों और मांसपेशियों तक पहुंचेगा। और उससे क्या होगा? उससे शरीर तुरंत लड़ो या भागो वाली स्थिति के लिए तैयार हो जाएगा। दिल तेजी से धड़कने लगेगा ताकि मांसपेशियों को ज्यादा ऑक्सीजन मिले, सांस तेज हो जाएगी, पाचन धीमा हो जाएगा। मतलब ये शरीर को इमरजेंसी के लिए तैयार करता है। बिल्कुल। अब देखिए, ये तंत्र का आवेग जितना तेज नहीं होता क्योंकि इसे खून के साथ बहकर जाना है, लेकिन इसका असर ज्यादा देर तक रहता है और शरीर के कई अंगों पर एक साथ होता है। ये तो बड़ा फर्क है नर्वस सिस्टम और हार्मोन सिस्टम में। जी हाँ, नर्वस सिस्टम तेज, तुरंत प्रतिक्रिया के लिए है और हार्मोन सिस्टम थोड़ा धीमा लेकिन ज्यादा व्यापक और देर तक असर करने वाला है। इनके अलावा और भी हार्मोन है, जैसे ग्रोथ हार्मोन जो शरीर की बढ़त के लिए जरूरी है, थायरॉक्सिन जिसके लिए आयोडीन चाहिए होता है, इंसुलिन जो ब्लड शुगर कंट्रोल करता है, और भी कई हैं। और शरीर इनको कंट्रोल कैसे करता है? मतलब कब कितना हार्मोन निकलना है? उसके लिए एक बहुत बढ़िया सिस्टम है जिसे पुनर्भरण क्रियाविधि या फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं। जैसे जब खून में शुगर बढ़ती है तो इंसुलिन निकलता है और जब शुगर कम हो जाती है तो इंसुलिन निकलना बंद हो जाता है, बिल्कुल थर्मोस्टैट की तरह। समझ गई। ये तो हुई जानवरों की बात। अब आते हैं पौधों पर। उनमें तो न दिमाग होता है, न नसें, न मांसपेशियां। वो कैसे करते हैं ये सब? हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। पौधों में नर्वस सिस्टम या मसल्स नहीं होते, लेकिन वो भी उद्दीपनों मतलब बाहरी बदलावों पर प्रतिक्रिया जरूर करते हैं, पर उनके तरीके अलग हैं। जैसे छुई मुई का पौधा, हाँ, उसे छूते ही पत्तियां बंद हो जाती है ना। हाँ, बिल्कुल। अब ये जो गति है, ये किसी बढ़त यानी ग्रोथ की वजह से नहीं होती। छूने से एक तरह का वैद्युत रसायन सिग्नल फैलता है। ये सिग्नल पत्तियों की कोशिकाओं तक जाता है और उनसे पानी बाहर निकलवा देता है। पानी निकलते ही कोशिकाएं ढीली पड़ जाती हैं और पत्ती मुरझा जाती है या बंद हो जाती है। ओह, मतलब पानी के दबाव का खेल है ये। बिल्कुल, पानी के दबाव में बदलाव से। और इसके लिए भी सिग्नल भेजने का एक तरीका है जो बिजली और रसायन दोनों का इस्तेमाल करता है। ये तो हुई बिना ग्रोथ वाली गति, लेकिन पौधे तो बढ़ते भी हैं। जैसे कोई पौधा रोशनी की तरफ मुड़ जाता है, वो कैसे होता है? वो होता है हार्मोन्स की वजह से, जिन्हें पादप हार्मोन कहते हैं। जैसे एक हार्मोन है ऑक्सिन। ऑक्सिन? हाँ, ऑक्सिन। ये तने के बिल्कुल ऊपरी सिरे पर बनता है और कोशिकाओं को लंबा होने में मदद करता है, मतलब उनकी लंबाई बढ़ाता है। ठीक है। मान लीजिए पौधे पर एक तरफ से रोशनी आ रही है, हाँ। तो ये ऑक्सिन हार्मोन रोशनी वाली साइड से हटकर छाया वाली साइड में चला जाता है। अच्छा, छाया वाली तरफ। हाँ। तो अब छाया वाली तरफ ऑक्सिन ज्यादा हो गया। इससे उस तरफ की कोशिकाएं ज्यादा तेजी से लंबी होती हैं, जबकि रोशनी वाली तरफ की कोशिकाएं उतनी तेजी से नहीं बढ़ती। तो एक तरफ ज्यादा बढ़त, दूसरी तरफ कम। बिल्कुल। इसी वजह से तना मुड़कर रोशनी की तरफ झुक जाता है। इसे कहते हैं प्रकाशानुवर्तन। प्रकाशानुवर्तन मतलब प्रकाश की तरफ मुड़ना। जी। इसी तरह जड़ों का नीचे जमीन की तरफ यानी गुरुत्वाकर्षण की तरफ बढ़ना, वो गुरुत्वानुवर्तन कहलाता है। हाँ। उसके लिए भी हार्मोन जिम्मेदार हैं। पौधों में और भी हार्मोन होते हैं, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन जो कोशिका विभाजन में मदद करता है, एब्सिसिक अम्ल जो बढ़त को रोकता है। ये सब मिलकर पौधे की ग्रोथ और दूसरी गतिविधियों को कंट्रोल करते हैं। तो मतलब पौधों का अपना ही एक अलग, बिना नर्व्स वाला लेकिन बहुत कारगर सिस्टम है कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का। हाँ, तो अगर हम संक्षेप में देखें तो जानवरों में दो सिस्टम काम कर रहे हैं, एक तेज टारगेटेड नर्वस सिस्टम और दूसरा थोड़ा धीमा पर व्यापक असर वाला हार्मोनल सिस्टम। दोनों मिलकर प्रतिक्रियाओं को संभव बनाते हैं। और पौधे बिना नर्वस सिस्टम के भी अपने वैद्युत रसायन संकेतों और हार्मोन्स के स्मार्ट इस्तेमाल से न सिर्फ पर्यावरण पर प्रतिक्रिया देते हैं, बल्कि अपनी वृद्धि और विकास को भी सफलतापूर्वक नियंत्रित करते हैं। वाकई कमाल है ये सब। हाँ, और यहाँ एक सोचने वाली बात यह भी है कि जानवरों में ये दो बिल्कुल अलग तरह की प्रणालियां, एक तेज और केंद्रित, दूसरी धीमी और फैली हुई,
कैसे इतने तालमेल से काम करती हैं कि इतनी जटिल प्रतिक्रियाएं संभव हो पाती हैं। और वहीं दूसरी तरफ पौधों ने बिना किसी सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम जैसे दिमाग के ही पर्यावरण के साथ समन्वय बनाने के इतने अनोखे और प्रभावी तरीके कैसे विकसित कर लिए। ये सच में प्रकृति के इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन उदाहरण है जिस पर और सोचा जा सकता है।